हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। और एग्ज़ामिनेशन अच्छे ही हो रहे होंगे। दिल्ली में तो 25 से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे करके 6 का 7th का 11th का हो चुका है और 9th का जो है वो पेपर इंग्लिश का हुआ है। और पिछले साल का भी मैंने 2023-24 का पेपर डाला है, उससे आपको यह है कि हेल्प मिली होगी। Okay, now you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 जो कि इसी ईयर हुआ है। और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर पहले मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर तो नियर अबाउट ऑलमोस्ट सबकी सेम ही आती है। हाँ, बुक का डिफरेंस स्टेट टू स्टेट हो सकता है। ओके, नाउ क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर है जिसका कोड है 184 और मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 80 और बाकी के जो 20 मार्क्स है वो स्कूल का इंटरनल असेसमेंट के बेस पर है। इसका जो टाइम है, अलाउड टाइम है, वो 3 आवर्स है। इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ रही हूँ। द क्वेश्चन पेपर comprises 11 questions, all questions are compulsory। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 11 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन ज़रूरी हैं। द क्वेश्चन पेपर contains 3 sections, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर, और इसके 3 सेक्शन हैं। और फर्स्ट सेक्शन के अंदर रीडिंग है 20 मार्क्स का जिसमें अनसीन है, और सेक्शन बी में राइटिंग स्किल और ग्रामर है जो कि 20 मार्क्स की है। 10 की दोनों है, राइटिंग स्किल 10 की और ग्रामर 10 की। सेक्शन सी में लिटरेचर है 40 मार्क्स का। ओके, तो अटेम्प्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के हर पार्ट के आगे जो है मार्क्स जो है वो दिए हुए, स्पेसिफिक मार्क्स दिए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। नाउ सेक्शन ए रीडिंग 20 मार्क्स का है, पहले 10 मार्क्स का एक अनसीन है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। द नेक्स्ट टाइम यू टेक, देखिए मैं आपको अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मुझे अच्छी तरह पता है कि बच्चे जो है वो अनसीन पैसेज की पूरी पूरी लाइनें आंसर के अंदर लिखते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अगर आप मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, पूरी पूरी लाइनें लिखिए। अगर आपको मॉडिफाई करना आता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना आता है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लिखिए, नहीं तो पूरी पूरी लाइनें उठा करके अनसीन पैसेज में से जो आपको पर्टिकुलरली लगता है इस क्वेश्चन का आंसर है, यू कैन राइट। ओके, पर पहले पैसेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छे ढंग से पैसेज को समझना पढ़ना ज़रूरी है। Yes, now the next time you take unnecessary printouts or waste away paper, consider how many trees were cut down। अगली बार जो है आप जो बेकार के आपके प्रिंट आउट हैं या वेस्ट पेपर हैं, कंसीडर हाउ मेनी ट्रीज वर कट डाउन टू प्रोड्यूस समथिंग यू यूज़ एवरी डे। सोच के देखिए कितने वृक्षों को काटा जाता होगा कि जितने भी पेपर आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, कितने वृक्षों को काट करके उन कागज़ों को आपके लिए उपलब्ध कराया होगा। कैन यू सेट असाइड सम टाइम फ्रॉम योर डेली रूटीन। क्या आप अपने डेली रूटीन को थोड़ी देर के लिए एक और रख सकते हैं टू लॉन्च अ मॉडेस्ट रिसाइकलिंग इनिशिएटिव एट योर स्कूल और नेबरहुड। और क्या आप एक पेपर को रिसाइकिल करने की शुरुआत अपने स्कूल में या अपने पड़ोस में कर सकते हैं। यू वुड नॉट ओनली सेव अवर अर्थ फ्रॉम द एग्नी ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज। और आप शायद धरती को नहीं बचा पाएंगे उसके दर्द से कि जब वृक्ष कटते हैं तो धरती को भी दर्द होता है। जब किसी का कोई अंग कट जाता है तो कितना दर्द होता है, इसी तरह धरती का जब कोई वृक्ष भी धरती के पार्ट्स हैं, अंग हैं, और जब वो कटते होंगे तो धरती को कितना दर्द होता होगा। एगनी मीनिंग पेन। बट यू वुड ऑल्सो रिड्यूस द जनरेशन एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। लेकिन आप कम कर सकते हैं जनरेशन और डंपिंग ऑफ द वेस्ट। एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी वेस्ट को हम डंप करते हैं, कूड़े घर में डालते हैं और उसे बर्बाद करते हैं, उस चीज़ों को आप कम कर सकते हैं, कूड़े को कम कर सकते हैं आप। ठीक है, नाउ यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर हेल्प्स टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज। और रिसाइकल्ड पेपर जो है वो हेल्प करता है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में। एज आवर ग्लोबल एज पॉपुलेशन एक्सपेंड्स, जैसे कि हमारे पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है,
द बर्डन ऑन दीज रिसोर्सेज इंक्रीजेज, और इन रिसोर्सेज के ऊपर जो बोझ है वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है। यू कैन सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज द नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन टू प्रोड्यूस पेपर, और आप महत्वपूर्ण तरीके से कम कर सकते हैं, पेड़ों को कम काट सकते हैं जिनसे पेपर को बनाया जाता है। नाउ इन एडिशन टू रिड्यूसिंग लैंडफिल स्पेस, और आप लैंडफिल क्या होते हैं, लैंडफिल होते हैं बड़े बड़े कूड़ा घर, उनको आप कम कर सकते हैं। यू विल सेव मनी ऑन वेस्ट रिमूवल, और आप जो वेस्ट रिमूव करने के ऊपर जो मनी को सेव आप कर सकते हैं। देयर इज़ अ रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन कॉज ड्यू टू इंसरनेशन। इंसरनेशन का मीनिंग क्या होता है? इंसरनेशन का मीनिंग होता है बर्निंग वेस्ट, कूड़े को जलाना, ठीक है। और इस तरह से आप एयर पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। कम अगर आप कूड़ा जलाएंगे तो आप एयर पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। ना देखिए आगे देखिए, मेकिंग पेपर फ्रॉम डिस्कार्डेड मटेरियल्स, और जब आप डिस्कार्डेड मटेरियल से जब आप पेपर बनाते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रीज, बजाय पेड़ों के, नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट, इससे न केवल जंगलों का बचाव होता है बट इट ऑल्सो सेव्स अप टू 3/4 ऑफ द एनर्जी, और जबकि ये 3/4 1/3 जो है एनर्जी को हमारे यूज सेव करता है, एंड कंज्यूम्स लेस देन हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर, और कम से कम आधे ही, उससे सबसे आधे पानी को जो है वो कंज्यूम करता है। नाउ लूज पेपर रेफर्स टू पेपर बेस्ड आइटम। लूज पेपर उन्हें कहा जाता है जो कि पेपर से बनी हुई आइटम होती है, दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जिसको कि रिसाइकिल किया जा सकता है, सच एज पेपर बैग्स, जैसे कि पेपर बैग, लूज कागज़ों से पेपर बैग बनता है, लिफाफे बनते हैं, कार्डबोर्ड बनता है, रैपिंग पेपर बनता है, सॉफ्ट कवर बुक्स बनती हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड एग ट्रेज बनती हैं। ये सब लूज पेपर से बनता है। अ पेपर रिसाइकलिंग प्रोग्राम प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ ह्यूज एंटरप्राइजेस और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। पेपर की जो रिसाइकिल प्रोग्राम है वो जो है वो बड़े बड़े एंटरप्रीनियर्स, एंटरप्राइजेस और बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। By adopting a little modification to their lifestyles, parents may instill in their children, और अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल में थोड़ा सा अंतर करके पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के अंदर कागज़ों को रिसाइकिल कैसे किया जाए, ये जो है अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। मोर ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन एडुकेट स्टूडेंट्स, और जितने भी स्कूल, विद्यालय इत्यादि हैं वे भी अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं ऑन हाउ टू प्रोड्यूस पेपर गुड्स, कि पेपर के जो गुड्स हैं वो कैसे बनाए जाएं, इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग एड्स, जिसमें पढ़ाने की और सीखने की सहायता करने वाले मटेरियल होते हैं। पेन होल्डर कैसे बनाए जाएं, डिस्प्ले बोर्ड मटेरियल कैसे बनाए जाए, लैम्प शेड एंड फोल्डर्स कैसे बनाए जाए, हम ये बच्चों को सिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन क्रिएट यूनिक स्कूल कार्ड्स, और स्टूडेंट जो है बना सकते हैं अद्भुत स्कूल के कार्ड्स, फाइल्स, फोल्डर्स, इन्विटेशन कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, ये सब कुछ बच्चे जो है वो बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट आइए इस पे, द आइडिया ऑफ टर्निंग ट्रैश इनटू वेल्थ, और ये जो आइडिया है कूड़े को धन संपदा में बदलने का, इज़ इलस्ट्रेटेड बाय वर्किंग ऑन अ पेपर रिसाइकलिंग फैक्ट्री, और जो है वो पेपर को जो है वो रिसाइकलिंग फैक्ट्री के अंदर जो है वो बनाया जा सकता है। द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी सीन इन सीमिंगली स्मॉल एक्ट्स लाइक स्टूडेंट्स एक्सचेंजिंग बुक्स एट द ऑनसेट ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर, और एक प्रोजेक्ट ये इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ सकता है कि बच्चे जब एक बार एक बुक को पढ़ लेते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर न्यू एकेडमिक ईयर के अंदर किसी नए बच्चे की किताब ले लें, किसी पुराने किताब को ले लें, किसी जो बच्चा नई क्लास में चढ़ गया है उससे पुरानी किताब को ले लें, विच डायरेक्टली सेव्स पेपर एंड कंसिक्वेंटली ट्रीज, और इससे क्या होगा कि पेपर को भी बचाया जा सकेगा और इसका परिणाम होगा वृक्ष को बचाया जा सकेगा। इनक्रेडिबली ईच चाइल्ड सेव्स ओनली 1 पेज, और अगर अविश्वसनीय बात बताऊं कि हर बच्चा अगर एक पेज को बचाता है, स्टूडेंट्स अलोन माइट सेव 40,000 ट्रीज एनुअली, और सिर्फ स्टूडेंट ही 40,000 वृक्षों को बचा सकते हैं।
Now, learning the facts about recycling paper will assist you in doing your part to keep the environment green. और अगर हम इस फैक्ट को जानें कि पेपर जो रिसाइकिल अगर होता है, अगर हम उसमें सहायता करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने वातावरण को, पेड़ों को बचाकर ग्रीन रख सकते हैं. Recycling will become more significant if we keep our thoughts on our responsibility. और रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझें. टू बी फ्रेंडली टू आवर प्लैनेट एंड इट्स रिसोर्सेज, अपने ग्रह के साथ मित्रतापूर्ण रहें और इसके स्रोतों के साथ भी. वी विल इवेंचुअली बिकम कस्टम टू रिसाइकलिंग द पेपर, और जब हम पेपर को रिसाइकिल करने में आदी हो जाएंगे, दैट वी यूज़ थ्रू आउट द डे, और जो कि हम पूरा दिन के लिए यूज़ करते हैं. नाउ yes, question number 1. Infer one main benefit of recycling paper as mentioned in the passage. पैसेज के अंदर रिसाइकिल का एक मुख्य लाभ क्या है? It reduces paper prices, it reduces the number of trees cut down, it requires more energy than producing new paper, it creates more landfill space. करेक्ट आंसर है it reduces the number of trees cut down. यह जो पेड़ों को हम काटते हैं उनको कम करता है. देखिए आ जाइए यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट आ जाइए. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. कौन सी स्टेटमेंट? यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर्स इंक्रीजेस लैंडफिल वेस्ट. और जब हम रिसाइकिल पेपर का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लैंडफिल का जो स्पेस है उसको बढ़ा देती है, कूड़े घर के जगहों को बढ़ा देती है. तो ये गलत है. Based on our reading of the passage, examine the concept of turning trash into wealth. 40 वर्ड्स में बताना है कि हम अपनी कूड़े को धन संपदा में कैसे बदल सकते हैं. देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ मार्क किया है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. यस बेटा, ये देखिए. The idea of turning trash into wealth is illustrated by working on a paper recycling factory. और जो है रिसाइकलिंग फैक्ट्री के अंदर जो है वो कूड़े कचरे को संपदा में बदला जाता है. द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी सीन इन सीमिंगली स्मॉल एक्ट्स लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज बुक्स. और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट जो हैं अपनी किताबें एक्सचेंज कर सकते हैं. कैसे? कि जो बच्चा आगे नई क्लास में चला गया है वो अपने पीछे आने वाले बच्चों को अपनी बुक्स दे दे. ठीक है. दूसरा है, इसमें भी मैंने मार्क नहीं किया, आप इसे लिख सकते हैं कि अगर हर एक बच्चा एक पेज रोज बचाता है तो हम कम से कम 40,000 वृक्षों को बचा सकते हैं. ये थर्ड का आंसर है. ओके. नाउ नेक्स्ट पे आइए. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पर आइए. क्वेश्चन नंबर yes, just a minute. Question number 4. Find a word from para second which means the same as burning waste. Waste को जलाना होता है incineration. ठीक है. Discuss the role of education institutions in promoting paper recycle. पेपर रिसाइकिल करने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए. यहाँ पे देखिए. मोर ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन एडुकेट स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू प्रोड्यूस पेपर गुड्स. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं कि पेपर को जो है हाउ टू प्रोड्यूस पेपर गुड्स की चीज़ें कैसे बनाई जाएं, इंक्लूडिंग जिसमें टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, पेन होल्डर, डिस्प्ले बोर्ड मटेरियल, लैम्प शेड एंड फोल्डर, सब कुछ होते हैं. स्टूडेंट्स कैन क्रिएट यूनिक स्कूल कार्ड्स. और स्टूडेंट बना सकते हैं यूनिक स्कूल कार्ड है, फाइल्स है, फोल्डर्स हैं, इन्विटेशन कार्ड्स हैं एंड सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं. और इससे जो क्या होगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो रोल है पेपर को रिसाइकिल करने को कैसे प्रमोट करना है ये हो सकता है. कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. Complete the sentence appropriately. Instilling the value of using recycling paper in children can be achieved by. और बच्चों के अंदर कागज़ को जो रिसाइकिल करने की वैल्यू है उसे कैसे हम ले सकते हैं? By adopting little modification to their lifestyle. और वह अपनी लाइफस्टाइल में ज़रा सा अंतर करके कागज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं. The passage includes some words. आइए नेक्स्ट पर आइए. The passage includes some words that are opposites of each other. और पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट हैं. तो यहाँ पर देखिए मिनिमाइज और इंक्रीज,
इवेंचुअली एक्सचेंजिंग, रिमूवल, रिसाइकलिंग, डिस्कार्डेड, एडॉप्टिंग, कस्टम्ड एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है ना बेटा, दो पेयर है, मिनिमाइज करना और इंक्रीज करना, कम करना और ज़्यादा करना। डिस्कार्डेड और एडॉप्टिंग ये दो हैं। डिस्कार्डेड का मीनिंग होता है हटा देना, एडॉप्टिंग का मीनिंग होता है अपने रोज़मर्रा के बिहेवियर में ले लेना। तो ये दो पेयर हैं ऑपोजिट वर्ड्स के। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज। जो ग्लोबल पॉपुलेशन का जो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो प्रभाव ये पड़ेगा, देयर इज़ एन इंक्रीज्ड बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो हमारे स्रोत हैं, उनके ऊपर बोझ आएगा। ठीक है, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन का ये फर्क पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये भी 10 मार्क्स का ही है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ पहले। रीडिंग इज़ एन इसेंशियल स्किल दैट बेनिफिट स्टूडेंट्स एकेडमिकली एंड पर्सनली। रीडिंग जो है वो एक ऐसा ज़रूरी कुशलता है जो जिससे कि लाभ होता है बच्चों को पढ़ाई में भी और पर्सनली भी। इट इंस्पायर्स इमेजिनेशन, एनहांसेस एकेडमिक एबिलिटीज़ एंड फॉस्टर्स द लाइफ लॉन्ग लव ऑफ लर्निंग। और इससे बढ़ती है और हम प्रेरित होते हैं, हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है, कल्पना बढ़ती है और हमारी पढ़ने की जो एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं और हम किताबों के लिए, सीखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख पाते हैं। When students embrace reading, जब भी स्टूडेंट गले लगाते हैं पढ़ने को, they can reach their full potential developing acting reading habits, और वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं रीडिंग हैबिट्स को कल्टीवेट करने में, that serve them throughout their lives। और ये जो टीचिंग जो लर्निंग की हैबिट है, रीडिंग की हैबिट, ये पूरी ज़िंदगी हमारी सहायता करती है। Beyond academic advantages, reading promotes critical thinking। और academic advantages से परे हटकर रीडिंग जो है प्रमोट करती है, रीडिंग जो है बढ़ाती है हमारे सोचने के तरीके को, हमारी सृजनात्मकता को। फिक्शन एक्सपोजेस स्टूडेंट्स टू डाइवर्स कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस। और फिक्शन पढ़ने से स्टूडेंट के सामने अलग अलग तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, अनुभव सामने आते हैं। वाइल वेरियस जेनरे अलाउ देम टू एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और अलग अलग किताबों के जो तौर तरीके होते हैं वे हमें अनुमति देते हैं कि हम खोज निकालें अलग अलग अपने क्षेत्र के एरियाज़ को। दिस एंगेजमेंट फॉस्टर्स एम्पैथी एंड शार्पन्स एनालिटिकल स्किल्स। और ये जो हमारी किताबों के अंदर जो सम्मिलित होना है, ये हमें सहानुभूति और हमारे विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाती है। नाउ नेक्स्ट आइए इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर इंसाइट्स अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स। और अलग अलग विषयों में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी भीतरी पढ़ने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। द मोर स्टूडेंट्स रीड, द मोर दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। जितना ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं वे उतना ज़्यादा अपने आसपास के संसार को समझ पाते हैं। दे ऑल्सो डेवलप क्रूशियल स्किल्स। और ये विकसित करती है बहुत कठिन कुशलताएं, सच एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे हम कह सकते हैं प्रभावशाली बातचीत के तरीके को बढ़ा देती है। आ रिसेंट सर्वे रिवील्ड दैट 37% ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। और अभी का जो सर्वे हुआ है वो बताता है कि 37% हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं बिलीव रीडिंग एनहांसेस देयर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। और उन्होंने ये विश्वास किया है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने कि इससे पढ़ने से हमारी वोकैबुलरी और हमारी समझ बढ़ती है। विथ 30% रिपोर्टिंग इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। और 30% ने ये माना है कि हमारे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा उसमें सुधार आया है। एंड स्पेशली इन इंग्लिश एंड सोशल साइंसेज, विशेष रूप से हमारी इंग्लिश की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और सोशल साइंस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। एडिशनली 25% रीड फॉर प्लेजर। और 25% लोग मौज मस्ती के लिए पढ़ते हैं। वाइल 30% रीड टू लर्न स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। और 30% जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने में पढ़ते हैं। एंड 8% रीड टू रिलैक्स। और 8% लोग अपने आप को आराम देने के लिए पढ़ते हैं। अ केस स्टडी फ्रॉम अ टेक्सास एलिमेंट्री स्कूल डेमोन्स्ट्रेटेड द इम्पैक्ट
इफेक्ट ऑफ रीडिंग ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, और केस स्टडी एक हुआ है टेक्सास में एलिमेंट्री स्कूल के अंदर जो कि ये शो करती है कि रीडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके लिए टेस्ट स्कोर भी उन्होंने जारी किए हैं। स्टूडेंट्स हु कमिटेड टू 2000 मिनट्स ऑफ रीडिंग थ्रू आउट द ईयर, वो स्टूडेंट जो कि 2000 मिनट पढ़ने में लगाते हैं, एक साल में 2000 मिनट पढ़ने में लगाते हैं, सॉ रीडिंग स्कोर्स इंक्रीज बाय ओवर 60% एंड मैथ स्कोर्स बाय नियरली 50%, और पढ़ने से उनके जो मार्क्स के स्कोर्स हैं वो 60% बढ़े हैं और मैथ्स के स्कोर 50% बढ़े हैं। ओवरऑल कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग कैन लीड टू सिग्निफिकेंट एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, और पूरे रूप में अगर हम बताएं तो रीडिंग का जो कल्चर है उसको पढ़ने में जो है वो कैन लीड टू सिग्निफिकेंट एकेडमिक इम्प्रूवमेंट। इससे हमारी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होता है एंड पर्सनल ग्रोथ, हमारी व्यक्तिगत वृद्धि होती है, एनरिचिंग स्टूडेंट्स लाइव्स इन काउंटलेस वेज, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे तरीकों में उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। अबव पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में पढ़ रही हूँ आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 and 2। देखिए जस्ट एज एक्सरसाइज, देखिए इसका आंसर ना थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे। जस्ट एज increase exercise in strengthen the body and improve physical health, we can say that reading strengthen, reading क्या चीज़ को स्ट्रेंथ देती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हम देखते हैं, हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाती है, एनहांसेस एकेडमिक एबिलिटीज़ को बढ़ाती है एंड फॉस्टर लाइफ लॉन्ग लव ऑफ रीडिंग। ये फर्स्ट का आंसर यहाँ पर है। ठीक है। नंबर 2, fill in the blank with the appropriate option from those given in brackets based on your understanding of para 2. The statement that reading promotes critical thinking and creativity is an opinion because it is an objective detail. ठीक है। Fiction specifically enhances students' understanding of diverse culture and experiences. इसको 40 वर्ड्स में देना है, तो थर्ड का आंसर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से कहाँ पर है थर्ड का आंसर, और ऊपर आ जाइए, यहाँ देखिए थर्ड का आंसर ये रहा। Various genres allow them to explore different perspectives, fosters empathy and sharpens analytical skills, enabling students to apply their insights across various subjects. ये थर्ड का आंसर है। ठीक है। नाउ नंबर 4 पर आइए। इन द टेक्सास एलिमेंट्री स्कूल के स्टडी, हाउ मच डिड द रीडिंग स्कोर्स इंक्रीज फॉर स्टूडेंट्स हु रीड 2000 मिनट्स थ्रू आउट द ईयर। जो 2000 मिनट जो है पूरा साल पढ़ते हैं, क्या कितने परसेंट जो है रीडिंग का स्किल जो है स्कोर वो करते हैं, तो करेक्ट आंसर है 60%। डिस्कस हाउ फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग कैन इन्फ्लुएंस आ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, कैसे जो है वो पढ़ने का जो कल्चर है वो हमारे स्टूडेंट की एबिलिटी कम्युनिकेशन को बोलने के उसको जो है वो कैसे बढ़ा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ देखिए यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द मोर स्टूडेंट्स रीड द मोर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आसपास के संसार को जानेंगे। दे ऑल्सो डेवलप क्रूशियल स्किल्स सच एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट पर आ जाइए आप। यस नाउ ये जस्ट अ मिनट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डज रीडिंग प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग। जो पैसेज के अकॉर्डिंग रीडिंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ाती है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। इसका आंसर है डी करेक्ट, बाय इंक्रीजिंग वोकैबुलरी एंड इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन स्टाइल। फाइंड अ वर्ड इन द पैरा 2 दैट मीन्स द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अनदर, दिस इज इनसाइट। ठीक है, फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन मेजर टेक अवे फ्रॉम द सर्वे मेंशन्ड इन द पैसेज इंडिकेट्स द रीडिंग कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लीडिंग। जो रीडिंग का जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा किसको इम्प्रूवमेंट करता है, और करेक्ट आंसर है एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है वो इंक्रीज करता है। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन बी में ना बेटा, जो ग्रामर भी है और जो क्वेश्चंस दिए हैं ना उनको मैं आपको पूरा सोल्यूशन इसी वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो आइए नंबर 1 कंप्लीट ग्रामर आ जाइए पहले, और 10 into 1 1 मार्क्स की है। कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म देनी है, ब्रैकेट में जो दी है डियर सर आई एम।
ठीक है। एम दिया हुआ तो कॉन्टिन्यू टेंस होगा, राइट का हो जाएगा राइटिंग। नाउ नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर। आपको एरर जो है वो आइडेंटिफाई करना है इस लाइन में। मैं बता दूं आपको एडिटिंग 3 नंबर की आती है, ऐसे ही 3 क्वेश्चन जो है अलग अलग आएंगे और नरेशन भी, रिपोर्टेड स्पीच भी 3 नंबर की आती है। नाउ द एनवायरमेंट गिव्स, एनवायरमेंट सिंगुलर है तो गिव की जगह क्या आ जाएगा, गिव्स। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नाउ ये रिपोर्टेड स्पीच आ गई। मायरा एंड हर मदर हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट हैविंग अ पिज़्ज़ा, रिपोर्ट मायराज क्वेश्चन। मायरा के क्वेश्चन को रिपोर्टेड स्पीच में करिए आप। देखिए मैंने करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें पूरे रूल दिए हुए हैं, आप कैसे चेंज करना है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। नाउ मायरा आस्क्ड हर मदर, क्योंकि मायरा सब्जेक्ट है, मदर ऑब्जेक्ट है, इफ शी कुड गो आउट विद हर फ्रेंड्स दैट डे टू हैव सम पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए, रीड द डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड द कस्टमर। इन दोनों के बीच का एक डायलॉग है, ये आपको पढ़ना है। शॉपकीपर, व्हाट डू यू वांट टू बाय? कस्टमर, आई वांट टू बाय एन ऑफिस बैग। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। द शॉपकीपर आस्क्ड द कस्टमर, आपको शॉपकीपर ने कस्टमर से क्या कहा? शॉपकीपर ने कहा व्हाट डू यू वांट टू बाय, है ना, तो व्हाट का वर्ड ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि कनेक्टर है ये, और डू को हम छोड़ेंगे, यू को चेंज करेंगे ही, और उसके बाद वांट को करेंगे वांटेड, व्हाट ही वांटेड टू बाय। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको फिलअप करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ अ नोटिस, ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट, माइट नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, शुड सेंड दियर एप्लीकेशन, कि जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एप्लीकेशन भेज देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा, हाँ नेक्स्ट आइए। आइडेंटिफाई द एरर, आपको एरर जो है आइडेंटिफाई करनी है। दी 3 पैसेंजर्स, पैसेंजर्स क्योंकि प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर। ओके, तो आपने बॉक्स के अंदर क्या देना है, वॉज की जगह वर आपको देना है। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि गलती को पहचानना है, सप्लाई करना है, करेक्ट वर्ड सप्लाई करना है। एंड एयर इंडिया बोइंग 747 फ्लाइट मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन मुंबई, इन की जगह एट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन की जगह एट, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। कंप्लीट द गिवन स्लोगन, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश विमेन इजंट जस्ट द राइट थिंग टू डू, इट इज़ द स्मार्ट थिंग टू डू, तो एम्पावरिंग वीमेन आएगा यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, रिपोर्ट द डायलॉग। अब ये देखिए फिर तीसरा डायलॉग आ गया है यहाँ पे। नाउ रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ लेडी एंड हर मेड। Mrs. Datta, Maya, prepare the lunch by 1 p.m. Maya, where are you going, madam? Please return early. Mrs. Datta, are you going to tell me what I should do? Now, Mrs. Datta ordered her maid to prepare the lunch by 1 p.m. Maya respectfully asked Mrs. Datta where she was going and requested her to return early. और मिसेस दत्ता जो है स्कोल्डेड हर बाय सेइंग, उसे डांटती हैं और कहती हैं इफ़ शी वॉज गोइंग टू टेल हर व्हाट शी शुड डू। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन फ्रॉम एन एनालिटिकल पैराग्राफ। यहाँ पर आ जाइए, ओवरऑल वर्ल्ड फूड कंजप्शन लार्जली, तो वर्ल्ड फूड कंजप्शन सिंगुलर है तो कंप्राइजेज आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट पर आइए, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ पोइट हैड अ हैबिट ऑफ, बेटा जब भी प्रपोजिशन आता है उसके आगे V1 ING लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर जिरेंट हो जाता है हैबिट ऑफ, तो यहाँ जाएगा टॉकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन इसका है, आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती पहचाननी है, एंड एम्प्टी एंड सप्लाई, आपको सप्लाई करना है, करेक्ट वर्ड सप्लाई करना है। आई एम लुक फॉरवर्ड, देखिए एम जो है इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है तो लुक की जगह आएगा लुकिंग, ठीक है, बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब आपने क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ रही हूँ बेटा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने इसके जवाब इसी वीडियो के एंड में सबके दिए हुए हैं। Use the following cues to write a paragraph in 100 to 120 words describing the tree plantation drive in your school. आपको अपने स्कूल में ट्री प्लांटेशन ड्राइव, आपको अभियान छेड़ना है पेड़ लगाओ का, और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इको क्लब कर रहा है।
तो आपको एक 100 से 120 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। इसी ओकेजन पर आपको ये करना है। ओके, तो यहाँ पर इसके जो क्यूज़ है ना वो दिए हैं। तो प्रिपरेशंस एंड अरेंजमेंट्स, वेलकम चीफ गेस्ट, अदर गेस्ट, गेस्ट नहीं गेस्ट है, प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, योर फीलिंग्स अबाउट द इवेंट। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी का बी है ए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए और बी है। ठीक है, उसके बाद भी आ जाइए हम लिटरेचर पर आ जाते हैं। देखिए लिटरेचर में ये दोनों जितने भी क्वेश्चन है ना, देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट है, बी और 5 के जो है वो 2 पार्ट है। चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी के पीछे मैं डाल दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आइए इधर, जस्ट अ मिनट बेटा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन सेक्शन सी लिटरेचर पर आइए। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन ए एंड बी में से कोई एक करना है। बट इट वॉज फॉर अ वेरी डिफरेंट रीज़न, लेकिन ये फिर अलग कारण के लिए था। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, मेरे प्यार बेचारे पिताजी इतने लंबे चौड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्यों इतने अब केजिया को बड़ी दया आ रही है अपने फादर के ऊपर, कहती है कि उनकी कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह ग्रैंड मदर से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी सख्ती अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्ड एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, हर रोज़ वह इतनी सख्त मेहनत करते हैं और इसीलिए मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। वट मेक्स केजिया रेफर टू हर फादर एज पुअर फादर, क्या चीज़ है जो कि केजिया को ये कहने पर मजबूर करती है कि केजिया जो है कि उसके फादर जो है एक बेचारे पिता हैं। केजिया रेफर्स टू हर फादर एज हर पुअर फादर, केजिया अपने फादर को बेचारे पिताजी कहकर बुलाती है। बिकॉज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि घर में कोई नहीं था जो उनकी देखभाल करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? तो मैं आंसर बता देती हूँ। केजियास फादर इज पोर्ट्रेड एज स्टिक बट केयरिंग, केजिया के फादर का जो चरित्र चित्रण किया हुआ है वो बहुत सख्त तो हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा परवाह करने वाले भी हैं। नाउ नेक्स्ट पे आ जाइए। यस, नाउ केजिया सेज द फॉलोइंग अबाउट हर फादर, केजिया अपने पिता के बारे में ये कहती है, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं क्यों उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर 40 वर्ड्स में देना है और आप ये जो है वो क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं। केजिया सेज the line about her father not so big after all with no one to look after him, when father look after Kezia, और जब पिता केजिया की देखभाल करते हैं ना, she felt sorry for him, उसे अपने पिताजी के ऊपर के लिए बड़ा दुख होता है। she was not afraid of him, और वे उनसे डरती भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड के लिए सेम वर्ड पैसेज में से निकालना है, तो वो वर्ड है टायर्ड। नाउ द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, और वह बेचारा गरीब आदमी एकदम अचंभित हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेचारा यहाँ गरीब की जगह आएगा बेचारा आदमी एकदम अचंभित हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत दिमाग होने के बाद, एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनाउंस, और ग्रैंड फादर बहुत ज़्यादा परेशान थे। ही सैड, उसने कहा सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर क्या आपके साथ कोई डॉग है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको टिकट के अनुसार उसका किराया देना होगा। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और बेकार में ही ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और बेकार में ही उसने कोशिश की और ये सिद्ध कर दिया एक बंदर को कुत्ता बना दिया। और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड, क्वाड्रूप्ड का मतलब होता है 4 पैरों वाला। और टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर ने टोटो को कुत्ता कहकर बुलाया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके किराए के लिए 3 रुपये उन्हें देने पड़े, दादाजी को 3 रुपये देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, और फिर ग्रैंडफादर जो थे टुक फ्रॉम
हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टवाइज, और उन्होंने पालतू कछुआ भी जेब से निकाला और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके कितने पैसे देने होंगे। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे जानवरों के लिए पैसा लेते हो तो मुझे इसके लिए कितने पैसे देने होंगे। नाउ आइए आइए आगे आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड, एक वर्ड से कंप्लीट करना है। द टिकट कलेक्टर कन्फ्यूज टोटो विद अ डॉग, टिकट कलेक्टर जो है टोटो को कुत्ता समझने लगा। जस्टिफाई ग्रैंडफादर्स फ्रस्ट्रेशन विद द टिकट कलेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ टोटो एज अ डॉग, और ग्रैंडफादर की जो निराशा थी, टिकट कलेक्टर ने जो कहा था टोटो को डॉग कहकर, उनकी जो निराशा थी उसको एक्सप्लेन कीजिए। ग्रैंडफादर वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही हैड टू पे 3 रुपीज़ फॉर टोटो, और ग्रैंडफादर इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें टोटो के लिए 3 रुपये देने पड़े। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ बाय टेकन अबैक का मतलब है हाईली सरप्राइज्ड। विच एस्पेक्ट ऑफ द टिकट कलेक्टर्स एक्शन डज द पैसेज मेनली हाईलाइट, और टिकट कलेक्टर के एक्शन का कौन सा मुख्य बात सामने आती है, तो वो आती है इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, कि वो नियम कानूनों के साथ बहुत ज़्यादा सख्त है, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, यहाँ पर भी देखिए 2 आए हुए हैं एक्सट्रैक्ट, किसी एक का जवाब देना है। 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, 2 सड़कें जो हैं वो जाकर मिल जाती हैं पीले रंग के जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और माफ़ कीजिएगा मैं दोनों सड़कों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को उतनी दूर तक देखता रहा जितना कि मुझे दिख जाए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैंने सड़क को वहाँ तक देखा जहाँ पर वह मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। नाउ द लिटरेरी डिवाइस मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द फ्रेज, और कौन सा बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएटिक डिवाइस, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। ये जो यहाँ पर 2 रोड्स है ना बेटा, ये मेटाफॉर है, और ये जो है डायरेक्ट हमारी चॉइसेस के लिए आती हैं 2 सड़कें। व्हाट डज द फ्रेज लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और ए फ्रेज का क्या मतलब है कि मैंने देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। रिवील अबाउट द स्पीकर्स अप्रोच, तो करेक्ट आंसर है द स्पीकर केयरफुली एग्जामिन्ड वन पाथ, और राइटर ने जो स्पीकर है उन्होंने बड़ी सावधानी से एक रास्ते को ढंग से देखा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज द इमेजरी वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड सजेस्ट अबाउट द चूजन पाथ, ये जो इमेजरी है ना कि ये दोनों की दोनों अंडरग्रोथ का मतलब है बहुत बड़े बड़े वृक्षों घास चट्टानों के बीच में मुड़ जाती हैं, तो ये जिसका आंसर ये है ये व्हाट डज द इमेजरी, बेटा 1 मिनट इसका आंसर देखिए, मैंने 1 मिनट इसका आंसर मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, इसका आंसर मैं लिख नहीं पाई हूँ। लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड रिवील अबाउट द स्पीकर्स अप्रोच, द स्पीकर्स अप्रोच इज दैट द स्पीकर केयरफुली एग्जामिन्ड वन पाथ, की जो 1 मिनट वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि जहाँ पर ये अंडरग्रोथ में बड़े बड़े पेड़ पौधों उनके बीच में मुड़ जाती है। ये कौन सी इमेजरी जो है वो यूज़ की हुई है यहाँ पर, ये इमेजरी यूज़ की हुई है कि जो हमारी चॉइसेस जो है वो बहुत ही अलग अलग रास्तों से होकर के गुजरती हैं, और जहाँ ये गुजर जाती हैं उसके बाद हमारा पीछे आना जो है वो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आइए, व्हाट डज द फ्रेज येलो वुड सजेस्ट अबाउट द सेटिंग इन द पोअम, येलो वुड जो है पोअम के अंदर क्या बताता है आपको, ये बताता है कि दैट इट इज़ द ऑटम सीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, और लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर जो लकड़ी के टुकड़ों को जो वुडन टाइल्स हैं लकड़ी की, उनके ऊपर जैसे बारिश की बूंदें पड़ती हैं टिंग टिंग की आवाज़ होती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, मन में गूंज उठ जाती है, और एंड 1000 ड्रीमी फैंसेस, और हज़ारों सपने की यादें इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट आना शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों की संख्या में इकट्ठी होती हैं। वीव दियर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वह हवा के धागों के साथ आकर के एक तार बुनती हैं, कपड़े बुनती हैं यादें। एज आई लिसन टू द पैटर, और मैं सुनता हूँ बारिश की पट पट की आवाज़। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर जो बारिश पड़ती है। What do the raindrops evoke in the speaker's mind, जो बारिश की बूंदें हैं राइटर के दिमाग में
क्या उठाती हैं? राइटर के दिमाग में ड्रीमी फैंसीज उठाती हैं, अपनी मदर की मेमोरीज उठाती हैं। आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोअम, व्हाट इफेक्ट डज द साउंड ऑफ रेन ऑन द शिंगल्स हैव ऑन द हार्ट? यहाँ पर जो शिंगल्स, बड़ी बड़ी वुडन टाइल्स पर जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं, उससे कैसा इफेक्ट क्रिएट होता है? उससे इफेक्ट क्रिएट होता है, इट क्रिएट्स इकोज इन द हार्ट, हमारे दिलों के अंदर गूंज उठती है। डिस्क्राइब शिंगल्स, हाउ इज द टिंकलिंग साउंड ऑन द शिंगल्स क्रिएटेड? शिंगल को डिस्क्राइब कीजिए और कैसे टिंग टिंग की आवाज़ लकड़ी की टाइलों पर पड़ती है। नाउ इसका आंसर है वुडन टाइल्स होती हैं शिंगल्स, दैट आर यूज टू कवर द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग की छत को ढकती हैं। इट क्रिएट्स इको इन द हार्ट, और ये हमारे मन के अंदर इको, एक गूंज उठाती हैं। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, ए फिल इन द ब्लैंक करना है एक वर्ड से। व्हेन द स्पीकर सेज एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ही मीन्स थ्रेड्स वीविंग टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक ऑफ मेमोरीज एंड थॉट्स। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आपका 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन जो है पूरा थ्योरेटिकल है। इसको पढ़ने का मैं जब इसके क्वेश्चन के आंसर इसी के साथ वीडियो के साथ में मैं आपको दे रही हूँ। देखते हैं हम एंड में जा कर के। ओके, तो एंड में जा कर के हम देखते हैं इसको। यस फ्रेंड्स, अभी हमने इस पेपर में क्लास 9th इंग्लिश के पेपर में जो अभी मिड टर्म में आया है 2024-25 सेशन में, जो पेपर 1 अक्टूबर को हुआ है, उसका हमने पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं सब्जेक्टिव जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, नाउ क्रिएटिव राइटिंग स्किल में क्या आया था? यूज द फॉलोइंग क्यूज टू राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको क्यूज का मीनिंग जो जितने नीचे कुछ दिए हुए हैं, जो कि आप जिनकी हेल्प से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं पैराग्राफ को। डिस्क्राइबिंग द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, आपको ट्री प्लांटेशन ड्राइव होता है कि पेड़ लगाने का अभियान जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में हुआ था, और ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? इको क्लब ने किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन में उन्होंने ट्री प्लांटेशन ड्राइव को रखा है। ठीक है, तो जो क्यूज आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं प्रिपरेशंस एंड अरेंजमेंट्स, ये पॉइंट्स हैं, इनको लेकर के आपको जो है वो फॉर्म करना है पैराग्राफ। नाउ वेलकमिंग चीफ गेस्ट, अदर गेस्ट, प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग, सैपलिंग आप जानते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि मिट्टी में लगाए जाते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, योर फीलिंग्स अबाउट द इवेंट्स। ठीक है, तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव, यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइटल लिखना होता है, और ये 5 मार्क्स का आता है। इसमें जो है वो हाफ मार्क्स होता है वो टाइटल का होता है। ठीक है, और ट्री प्लांटेशन ड्राइव वॉज ऑर्गेनाइज्ड, सबसे पहले हमने ये देना होता है कि वो इवेंट का नाम क्या है और इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे हुआ। ये 2-3 बातें फर्स्ट लाइन में आती हैं। ट्री प्लांटेशन ड्राइव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल बाय इको क्लब ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो ये आपने ये दे दिया यहाँ पे। उसके बाद में द स्कूल वॉज डेकोरेटेड, उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्कूल की डेकोरेशन। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, लीव्स, बंटिंग्स। बंटिंग्स क्या होती हैं? छोटी छोटी झालरें, लड़ियाँ। ठीक है, स्लोगन्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर से स्कूल को डेकोरेट किया गया था। ऑल द प्रिपरेशंस ऑफ प्लांटिंग वर डन बाय सीनियर स्टूडेंट्स, जितनी भी प्रिपरेशंस थी प्लांटिंग की, पौधे लगाने की, वो सीनियर स्टूडेंट्स ने की थी। द एजुकेशन मिनिस्टर वॉज अ चीफ गेस्ट। अब उसके बाद बारी आती कि हमने चीफ गेस्ट किसको बुलाया था? एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो चीफ गेस्ट थे। ही वॉज वार्म वेलकम बाय, ये बीच में आई गलती से आ गया बेटा, बाय द प्रिंसिपल एंड टीचर, उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया टीचर और प्रिंसिपल ने। द चीफ गेस्ट प्लांटेड अ रोज सैपलिंग इन द स्कूल गार्डन, और जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने गुलाब की एक छोटा सा पौधा जो है हमारे स्कूल के गार्डन में लगाया। मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स वर स्टेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये ऐसी ही लाइनें, आप चाहे वन महोत्सव हो, ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो, या फिर आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे हो, बिल्कुल इसी टाइप से ये पैराग्राफ बनते हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं इनमें। ठीक है, मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स वर स्टेज बाय स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे स्टूडेंट ने स्टेज पर किया। थॉट प्रोवोकिंग स्पीच ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ वॉज गिवन बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट ने एक स्पीच दी कि हमारी लाइफ में ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है। इट वॉज अ ग्रैंड एंड ए मेमोरेबल डे, और एंड जरूर करना होता है
अगर ये गुड डे है गुड लिखिए, ग्रैंड है ग्रैंड लिखिए, मेमोरेबल है मेमोरेबल लिखिए, नॉलेजेबल है और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन सेट, सैड डे है, हैप्पीएस्ट डे है, कुछ भी है, लास्ट लाइन करनी ज़रूरी है। अब आइए और पर, और राइट पैराग्राफ इन अबाउट, ये भी 5 मार्क्स का है, 100 एट 120 वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग द स्कूल पिकनिक, आपको स्कूल की पिकनिक को डिस्क्राइब करना है। आपने ये डिटेल्स इंक्लूड कीजिए, कहाँ लोकेशन, आप कहाँ गए थे, आपने एक्टिविटीज़ वहाँ क्या किया, आपके इमोशंस क्या थे उस दिन, टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा, कि आपने फ्रेंड्स के साथ कैसे कैसे टाइम स्पेंड किया, ये सब पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले वही बात, सबसे पहले ऊपर टाइटल कैपिटल में आता है, ध्यान रखिए कैपिटल में आता है, इसका कई बार एक कई बार आधा नंबर तो होता ही है। स्कूल पिकनिक इज अ मेमोरेबल इवेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, जो भी पैराग्राफ है उसकी सबसे पहले एक लाइन आपने अच्छी सी लिखनी होती है। द स्कूल टुक अस टू अ रिजॉर्ट सिचुएटेड इन हरियाणा, हमें स्कूल जो है एक रिजॉर्ट ले गया जो कि हरियाणा में है। वी वेंट देयर बाय बस, ये वॉर नहीं आएगा, गलती से बैठा हो गया, बाय बस ये नहीं आएगा, ठीक है, बाय बस विद आवर फ्रेंड्स, और हम जो है वो येस वी वेंट देयर बाय बस विद आवर फ्रेंड्स, हम बस में गए अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हेन वी रीच देयर वी वर गिवन वार्म वेलकम, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारा बहुत स्वागत हुआ। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड, चारों तरफ हरियाली थी। वी वर गिवन सूप ड्यूरिंग लंच टाइम, हमें सूप दिया गया लंच टाइम में, सॉरी सूप दिया गया। यहाँ ना बेटा जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये सूप दिया और उसके बाद डी ना कैपिटल है, ठीक है। ड्यूरिंग लंच टाइम वी गॉट हॉट एंड डिलीशियस मील, और लंच टाइम में हमें बहुत ही गर्म और स्वादिष्ट भोजन मिला। आफ्टर दैट वी प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स इन द इवनिंग, और हमने बहुत सारे गेम्स खेले शाम के समय। वी गॉट स्नैक्स एंड टी, हमें चाय और स्नैक्स मिले शाम को। वी टुक ब्यूटीफुल सेल्फीज एंड फोटोग्राफ्स, हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर सेल्फी और फोटोग्राफ्स ली। वी चेकड आउट फ्रॉम द रिजॉर्ट एट 5 PM इन द इवनिंग, शाम के समय हम 5 बजे रिजॉर्ट से निकले। इट वॉज रियली इट वॉज रियली ये ए आएगा, ठीक है, रियली ये ए आएगा, रियली क्वालिटी टाइम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है ए, यू सॉ अ यंग बॉय वर्किंग एज ए सर्वेंट ऑन अ रोड साइड शॉप, आपने देखा एक बहुत छोटा सा मतलब बच्चा है, युवा बच्चा है, जो कि एक नौकरों की तरह रोड साइड शॉप पर काम कर रहा है। वाइल गोइंग टू योर स्कूल टुडे, जब आप स्कूल जा रहे थे तो आपने देखा कि एक बच्चा नौकरों की तरह काम कर रहा है। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन चाइल्ड लेबर इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 वर्ड्स में चाइल्ड लेबर के बारे में आपको डायरी एंट्री लिखनी है। आप शोभित है शोभिता है, ठीक है। डायरी एंट्री में बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर डेट आती है, जैसे मैंने डेट लिखी है 1 अक्टूबर 2024, उसके नीचे डे आता है और फिर उसके नीचे टाइम आता है बिना लाइन छोड़े हुए। ये फॉर्मेट है और फॉर्मेट के अंदर जो है फॉर्मेट का पूरा 1 मार्क होता है 5 में से, ठीक है। तो यहाँ पर डायरी एंट्री जो है जनरली रात में लिखी जाती है, इसलिए 10:30 PM। एक लाइन छोड़कर डियर डायरी, ये भी फॉर्मेट में आता है। टुडे वॉज रियली अ बैड डे, जो भी डायरी एंट्री होती है अगर खुशी की है सबसे पहली लाइन वही आती है, टुडे इज़ अ हैप्पी डे, टुडे इज़ अ बैड डे, टुडे इज़ अ सैड डे, टुडे इज़ अ ट्रैगिक डे, टुडे इज़ अ डे फुल ऑफ एक्साइटमेंट। पहली लाइन आपने वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी होती है। इन द मॉर्निंग आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, आई सॉ अ यंग बॉय वॉज वर्किंग एज ए सर्वेंट ऑन अ रोड साइड शॉप। आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट या सेकेंड लाइन में उसे लिखना बहुत ज़रूरी है। और चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड एज वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड। चाइल्ड लेबर वो होता है जो कि एक बच्चे को वंचित कर देता है उसके बचपन से। दे डू नॉट गेट स्कूलिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ, उन्हें ना तो स्कूल जाने का अवसर मिलता है ना ही उनकी कोई वृद्धि होती है। चाइल्ड लेबर इज़ अ बिग सोशल इशू, चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन, यह हमारे राष्ट्र का जो फ्यूचर है उसे ख़त्म कर रहा है। एजुकेशन इज़ द की टू एंडिंग चाइल्ड लेबर, एजुकेशन एक ऐसी चाबी है जिसे चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जा सकता है। गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए। लेट चिल्ड्रन प्ले नॉट वर्क, तो ये लास्ट में आप लिख सकते हैं एक लाइन छोड़कर बेटा गुड नाइट, और आप बॉय हैं तो शोभित, लड़की हैं तो शोभिता, ठीक है। तो ये जो नीचे गुड नाइट शोभिता लिखा है, ऊपर जो आपने डेट और टाइम और डे लिखा था और डियर डायरी, ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसका 1 नंबर होता है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप बीच का पार्ट ही नहीं लिखेंगे। बीच का पार्ट जब तक नहीं लिखेंगे चाहे गलत ही लिखिए, वो 1 नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप बीच का पार्ट भी उसके अंदर लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, जस्ट अ मिनट बेटा।
नाउ राइट अ स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्यूज। क्यूज होते हैं जो आपको ना थोड़े छोटे से चिन्ह दिए जाते हैं जिससे आप स्टोरी या कोई भी चीज़ को क्रिएट करें। गिव अ टाइटल टू द स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देना है और फिर उसके बाद में सडन डाउनपोर का मतलब है अचानक बारिश होना। बोर्ड टीनेजर, एक टीनेजर बच्चा है 13 से 19 के बीच के एज का बच्चा है जो कि घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है। स्टक इंडोर्स, उसे घर में ही ठहरना पड़ता है। सीक्स एडवेंचर एट होम, और वह घर में ही मौज मस्ती के काम निकाल लेता है। फाइंड्स एन ओल्ड बोर्ड गेम दैट स्पार्क्स क्रिएटिविटी, और वो एक पुराना बोर्ड गेम निकाल लेता है जिससे उसकी क्रिएटिविटी जो है वो बड़ी उभर कर आती है। अ फन फील्ड डे विथ फैमिली, और फैमिली के साथ खूब मौज मस्ती से दिन गुजारता है। डिस्कवरिंग जॉय इन सिंपल थिंग्स, और वह हल्की फुल्की चीज़ों में से भी जॉय, खुशियाँ निकाल लेता है। ओके, नाउ अब इसका सबसे पहले टाइटल बेटा 5 में से एक नंबर टाइटल का सिंप्लिसिटी स्पार्क्स क्रिएटिविटी, कि साधारणता से भी हम अपनी सृजनात्मकता को आग दे सकते हैं, चिंगारी उठा सकते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। ही ऑलवेज वेंट आउट टू हैव फन, वह हमेशा बाहर ही जाता था मौज मस्ती करने। वन डे इट वॉज सडन डाउनपोर, एक दिन अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। ही वेटेड बट द रेन कॉन्टिन्यू, उसने बड़ा इंतजार किया लेकिन बारिश होती रही। ही वॉज फीलिंग बोर्ड, और वह बहुत ज़्यादा बोर हो गया। ही डिड नॉट हैव एनी फन एट होम, घर पे उसे कोई भी मौज मस्ती नहीं थी। ही वॉज कंपेल्ड टू स्टे एट होम, और वह घर पर ठहरने के लिए मजबूर हो गया। ही ट्राई टू सी एडवेंचर, उसने कोशिश की कि कोई मौज मस्ती का साधन निकालें। ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर, वह इधर उधर भटकने लगा। ही रीच्ड इन द स्टोर हाउस, वह स्टोर हाउस में पहुंचा। देयर ही फाउंड मैनी ओल्ड एंड वेस्ट थिंग्स, वहाँ पर उसे बहुत सारी पुरानी और बेकार की चीज़ें उसको मिली। सडनली ही जस्ट अ मिनट, सडनली ही फाउंड ओल्ड गेम, अचानक उसे एक पुराना सा खेल मिला। इट स्पार्क क्रिएटिविटी, इससे उसके मन में नयापन जागा। एंड स्टार्टेड टू प्ले विथ फैमिली मेम्बर्स, और वो गेम को निकाल लाया, उसे साफ करके फैमिली मेम्बर के साथ खेलने लगा। ही गॉट जॉय, उसे बहुत खुशी मिली। इट वॉज अ फन फील्ड डे, ये तो मौज मस्ती से भरा दिन था फैमिली के साथ। ही लर्नड अ लेसन हाउ टू डिस्कवर जॉय इन सिंपल थिंग्स, और उसको जो है उसने सीखा कि कैसे साधारण चीज़ों से भी हम खुशियाँ बटोर सकते हैं। ही ऑल्सो स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, और उसने अपने परिवार के साथ बहुत ही बढ़िया समय गुजारा। सेक्शन सी पर आ जाए, लिटरेचर 40 मार्क्स का आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन इन द फन दे हैड। आपको बताना है कि शिक्षा के ऊपर तकनीक का क्या प्रभाव होता है, जो कि स्टोरी द फन दे हैड में दिखाया गया है। हाउ डज इट अफेक्ट मार्जी एंड टॉमीज लर्निंग एक्सपीरियंस, ये कैसे मार्जी और टॉमी के सीखने के अनुभव पर कैसे प्रभाव डालता है। द टेक्नोलॉजी इज़ गुड अंटिल इट इज़ आर स्लेव, टेक्नोलॉजी बेटा तब तक अच्छी है जब तक वो हमारी गुलाम है। व्हेन इट बिकम्स आर मास्टर इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, जब वो हमारी मालिक बन जाती है तब वो बहुत ही ज़्यादा बर्बादी करने वाली हो जाती है। मार्जी एंड टॉमी है डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, मार्जी और टॉमी के अलग अलग सीखने के एक्सपीरियंस है। मार्जी लाइक ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, मार्जी को पुराने तरह के स्कूल पसंद है। शी हेटेड मैकेनिकल टीचर, उसे मशीनी टीचर ज़रा भी पसंद नहीं है। ऑन द अदर हैंड टॉमी लाइक्ड इट, और दूसरी ओर टॉमी को ये सब कुछ पसंद है। टॉमी इज़ 13 years old and Margie 10 years old. Now, question number 2, how did Evelyn's parents become aware of her deafness? The Sound of Music lesson में से है कि एवलिन के पेरेंट्स को कैसे पता चला कि एवलिन जो है वो बहरी है। पेरेंट्स बिकेम अवेयर ऑफ हर हियरिंग लॉस व्हेन शी वाज 8 years old, और पेरेंट्स को तब पता चला जब वह 8 साल की थी। व्हेन हर मदर कॉल टू प्ले पियानो, जब उसकी मदर ने उसे बुलाया कि आओ पियानो बजा लो, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने कोई जवाब नहीं दिया। What kind of encouragement did Kezia's grandmother provide her to get to know her parents better? किस तरह का प्रोत्साहन केजिया की दादी माँ ने उसे दिया जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह पहचाने। The little girl's grandmother encouraged her to get to know her parents better by sending her. Yes, now. The little girl's grandmother encouraged her to get to know her parents better by sending her to the drawing room to talk to her parents on Sundays. और लिटिल गर्ल की दादी ने उसको बहुत प्रोत्साहित किया कि वह अपने पेरेंट्स को अच्छे से जाने, और वह उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी हर संडे को, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सके। शी ऑल्सो सजेस्टेड हर टू मेक अ पिन कुशन, बेटा ये कुशन वर्ड है, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन नहीं है, कुशन है, CUSHION। उसने उसको कहा कि वो एक पिन कुशन बनाए एज अ गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे, अपने फादर के जन्मदिन के लिए एक छोटा सा तकिया वो बनाए। ओके,
Now, how did Einstein reacted to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? A truly beautiful mind. आइंस्टीन ने कैसा रिएक्ट किया हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने पर? एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज डिप्रेस्ड बाय द बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे बहुत ज़्यादा दुखी हुए जब बम गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पर. ही रोट अ पब्लिक लेटर, या पब्लिक मिसिव कहिए, पब्लिक लेटर उन्होंने लिखा यूएस प्रेसिडेंट को. इन दिस लेटर ही प्रपोज टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक पूरे संसार की एक सरकार बनाई जाए जिससे कि वो इन परमाणु बमों के ऊपर रोक लगा सके. Do you think the narrator in the story The Snake and the Mirror is financially well off? Justify your answer. The Snake and the Mirror का जो राइटर है, क्या आपको क्या लगता है वो बहुत अमीर है, बहुत अच्छा पैसों वाला है? No, the narrator in the story The Snake and the Mirror is financially well off. नहीं, जो नरेटर है स्टोरी का वो बिल्कुल भी अमीर नहीं है. He was a young homeopathic doctor. वह युवा होम्योपैथी का एक डॉक्टर है. He lived in a small rented room. वह एक छोटे से रेंटेड रूम के अंदर रहता है, बहुत छोटे से किराए के कमरे के अंदर वह रहता है. विच वॉज फुल ऑफ रैट्स, जो कि चूहों से भरा हुआ है. ही हैड ओनली 60 रुपीज़ इन हिज सूटकेस. उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपये हैं. ही हैड सम धोतीज एंड 1 ब्लैक कोट. और उसके सूटकेस के अंदर कुछ धोतियाँ हैं और एक ब्लैक कोट है. क्वेश्चन नंबर 9. फॉर वॉट रीज़न डज अ लॉस्ट चाइल्ड नो लॉन्गर केयर अबाउट द थिंग्स ही वॉन्स वॉन्टेड? क्या कारण था कि जो खोया हुआ बच्चा है वह अब उन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहा है जो उसे पहले चाहिए थी? इल्यूसिडेट, क्लियर कीजिए. द लॉस्ट चाइल्ड, यहाँ पे बेटा लॉस्ट आएगा, लिस्ट नहीं आएगा. द लॉस्ट चाइल्ड नो लॉन्गर केयर अबाउट द थिंग्स ही वंस वांटेड. और वह खोया हुआ बच्चे को अब ज़रा भी परवाह नहीं है उन चीज़ों की जिन्हें वह पहले चाहता था. द ओनली थिंग ही वॉन्ट्स इज टू फाइंड पेरेंट्स. और सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज़ है कि मेरे माता पिता मिल जाएं. ही इज़ पैनिक स्ट्रिकन, वह भयभीत है. ही ओनली वॉन्टेड टू गेट हिज पेरेंट्स, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए. नाउ आर्गुइंग विद अ फूल प्रूव्स देयर आर टू. अगर हम किसी मूर्ख से बहस करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम किसी मूर्ख से अगर बहस करें तो इसका मतलब है कि दो मूर्ख बहस कर रहे हैं. डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स. आपको किंगडम ऑफ फूल्स स्टोरी का रेफरेंस लेकर इसे डिस्कस करना है. द गुरु न्यू फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट आर्गुइंग विद सच अ फूल वुड मेक हिम ऑल्सो फूल. गुरु ने ये जान लिया था कि अपने अनुभव से कि अगर हम एक मूर्ख से बात करते हैं तो हम भी मूर्ख ही कहलाते हैं. द किंगडम वांटेड टू गेट रिड ऑफ फुलिश किंग एंड मिनिस्टर. और पूरा राज्य चाहता था कि मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री से छुटकारा मिल जाए. एंड हिज डिसिपल लाइफ वुड बी सेव्ड. और गुरु चाहता था कि उसके जो शिष्य है उसकी ज़िंदगी बच जाए. ही डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विद द किंग. वह राजा से बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि राजा मूर्ख था. ही डिसाइडेड टू गेट अ ट्रिकी सिचुएशन. और उसने निर्णय किया कि वो एक चाल भरी स्थिति को लेगा. Now, in what way is Ishwaran a character from the story Ishwaran the storyteller by R.K. Narayan and Acid to Mahindra? जो R.K. नारायण की कहानी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसका कैरेक्टर है ईश्वरन जो कि महिंद्रा जो उसका मालिक है उसके लिए एक धन संपत्ति जैसा है. क्यों? ईश्वरन वॉज एन एसेट टू महिंद्रा. ईश्वरन जो है महिंद्रा के लिए एक धन संपत्ति है बहुत तरीके से. ही वॉज अ ट्रेंड कुक हु प्रिपेयर डिलीशियस मील्स फॉर हिम. और वह एक बहुत ही ट्रेंड एक रसोइया है जो कि उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है. ही वॉश्ड क्लोथ्स, वह उसके कपड़े धोता है. यहाँ डी आएगा बेटा. वॉश्ड क्लोथ्स, वह उसके कपड़े धोता है. एंड डिड अदर हाउस होल्ड वर्क्स, और दूसरे घर के काम करता है. ही वॉज अ गिफ्टेड स्टोरी टेलर, वह बहुत ही बढ़िया कहानी कहने वाला है. ही एंटरटेन्ड महिंद्रा, ये बेटा यहाँ भी डी है. एंटरटेन्ड महिंद्रा MAHE महिंद्रा बाय टेलिंग स्टोरीज. महिंद्रा का वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, उसका महिंद्रा का मनोरंजन करता है कहानियाँ सुनाकर. ही वॉज लॉयल एंड ओबीडियंट, वह बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त है और आज्ञाकारी है. क्वेश्चन नंबर 10. What do the two roads in the poem The Road Not Taken represent? What is the relevance of choosing a road? कि दो जो सड़कें हैं, पोअम का नाम है द रोड नॉट टेकन. दो सड़कें द रोड नॉट टेकन में क्या शो करती हैं? व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ चूजिंग अ रोड? और रोड को चूज़ करने का क्या महत्व है? द टू रोड्स इन द पोएम रिप्रेजेंट द चॉइसेस दैट पीपल मेक इन लाइफ. दो जो रोड्स हैं वो बेटा मेटाफर हैं दोनों रोड्स, और वो बताती हैं कि हम अपनी लोग जो अपनी लाइफ के अंदर चॉइस बनाते हैं, जिस चीज़ को भी चुनते हैं, उन्हें टू रोड्स कहा गया है. चूजिंग अ रोड इन लाइफ इज़ रिलेवेंट.
किसी भी सड़क को ज़िंदगी में चुनना महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक राइट चॉइस बिकॉज वी कैन नेवर गो बैक। और बहुत ज़रूरी है कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम एक बार निर्णय लेने के बाद वापस नहीं जा सकते। व्हेन फेस्ड विद टू डाइवर्जिंग पार्ट्स इन द फॉरेस्ट, और जब हम जंगल के अंदर दो अलग अलग हिस्सों में जा रही सड़कों को देखते हैं, द पोएट चूजेस द वन दैट फ्यू ट्रैवलर्स हैव टेकन, और पोएट जो है उस रोड को चुनता है जिसे बहुत कम यात्रियों ने चुना। ही वॉन्ट्स टू कीप द अदर पार्ट फॉर अनदर डे, दूसरी सड़क को उसने दूसरे दिन जाने के लिए रख दिया। बट नोज दैट ही मे नेवर कम बैक टू टेक इट, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि एक सड़क पर अगर वो चला गया तो वहां से वापस आकर दूसरी पर चलना असंभव है। द पाथ ही हैज चूजन विल ब्रांच आउट इनटू मेनी मोर पार्ट्स, और जो रास्ता उसने चुना है वो आगे जाकर के और बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, विच विल टेक हिम फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अदर रोड, जो कि उसे दूसरी सड़क से और दूर ले जाता है। नाउ बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज केजियाज नेबर, ही हैड 5 चिल्ड्रन, ही वॉज लविंग एंड अफेक्शनेट एंड जस्ट अ मिनट बेटा, इसका क्वेश्चन शायद लिखना मैं भूल गई हूँ। इसका क्वेश्चन आप ना उस क्वेश्चन पेपर में से इसका क्वेश्चन ना देख लीजिएगा, ठीक है। केजिया का क्वेश्चन है ये। ये यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसका ये और पार्ट है, ठीक है। ये है इसका और पार्ट और बी है ये, ठीक है। इसका और पार्ट है और ये बी है ना। ना ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज केजियाज नेबर, मिस्टर मैकडोनाल्ड जो है केजिया के पड़ोसी हैं। ही हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। ही वॉज लविंग एंड अफेक्शनेट फादर, वो बहुत प्यारे और बहुत स्नेह करने वाले पिता हैं। ही प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। ही वुड प्ले टैग विद चिल्ड्रन इन द इवनिंग, और वह पकड़न पकड़ाई खेलते हैं अपने बच्चों के साथ शाम के समय। वाइल कैरिंग द बेबी माओ ऑन शोल्डर, और सबसे छोटे बच्चे बेबी माओ को उन्होंने कंधे पर बिठा रखा है। हिज 2 daughters वुड हैंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उनकी 2 बेटियां उनकी कोट की पॉकेट में झूल रही हैं। एंड वुड रन अराउंड द फ्लावर बेड्स, और वह सब फूलों की क्यारियों के आसपास दौड़ रही हैं। द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन मिस्टर मैकडोनाल्ड, लड़कों ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर मोड़ दिया। एंड ही वुड प्लेफुली ट्राई टू कैच देम, और खेल खेल में पिता जो हैं उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। प्लेफुली में डबल एल आएगा बेटा, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट केजियाज फादर वॉज अलूफ, और अगर हम तुलना करें मिस्टर मैकडोनाल्ड की और केजिया के फादर की, तो केजिया के जो फादर हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, चुप रहते हैं। ही बेयरली स्पेंड एनी टाइम विद हर, वह मुश्किल से केजिया के साथ कोई समय गुजारते हैं। ही वुड कम बैक फ्रॉम हिज ऑफिस एंड रिमेन प्री ऑक्यूपाइड विद अ पेपर, वह जब भी ऑफिस से आते हैं तो न्यूज़पेपर में खो जाते हैं। वाइल सिपिंग हिज टी ऑन संडे, और संडे वाले दिन जो है वो चाय पीते रहते हैं और केजिया की और कोई ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है बेटा ये भी। आप क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा दिया हुआ है, आप देख लेना उस पर। प्रोवाइड अ कैरेक्टर स्केच फॉर ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन जो कि स्टोरी टेलर है उसका कैरेक्टर स्केच बताइए। डू यू बिलीव ही इज सुपरस्टिशियस, क्या आपको लगता है कि वह सुपरस्टिशियस है और क्या वह अंधविश्वासी है। ईश्वरन इज़ अ डिलाइटफुल एंड अ फनी कैरेक्टर इन द स्टोरी, ईश्वरन बहुत ही ज़्यादा हंसमुख और एक बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है कहानी में। ही वॉज महिंद्रास कुक एंड प्रिपेयर डिलीशियस डिशेस, वह महिंद्रा का जो है कुक है और बहुत ही मज़ेदार खाना बनाता है। ही वॉज वेरी अटैच टू महिंद्रा, वह महिंद्रा से बड़ा जुड़ा हुआ है। ही फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, वह बिना शिकायत किए हुए जहाँ जहाँ महिंद्रा जाता रहता है, वो महिंद्रा के साथ साथ यहाँ पे बेटा ई आएगा महिंद्रा में, ठीक है। वो जहाँ जहाँ महिंद्रा की पोस्टिंग होती है वहाँ वहाँ उसके पीछे जाता रहता है बिना शिकायत किए हुए। ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंटरटेन्ड हिम विद स्टोरीज एट नाइट, वह उसके कपड़े धोता है, उसका मनोरंजन करता है रात को कहानियाँ सुनाकर। ही हैड मैजिकल पावर टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स इन रिमोट एरियाज, उसके अंदर पता नहीं कौन सी जादुई ताकत है कि वह पता नहीं कहाँ से सब्जियां और मसाले दूर दूर के क्षेत्रों में भी, अगर कहीं अकेले के क्षेत्रों में रहें, सुनसान क्षेत्रों में भी बहुत सारी सब्जियां और मसाले इकट्ठे करके ले आता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग तमिल थ्रिलर्स, और वह तमिल की जो है वो उत्तेजित कर देने वाली किताबें पढ़ता है। ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, वह बहुत महान कहानी कहने वाला है। ही डिस्क्राइब इवेंट्स इन अ ड्रामेटिक वे, वह किसी भी कहानी को बड़े ही ड्रामे के साथ सुनाता है। वन डे ही गेव आउट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमन घोस्ट एंड अ फिटस, एक दिन उसने बड़ा ही लंबा चौड़ा वर्णन सुनाया एक भूत औरत का और उसके बच्चे का। महिंद्रा स्कोल्डेड हिम बट वन नाइट ही फेस सच घोस्ट, महिंद्रा ने उसे डांटा भी, लेकिन एक दिन रात के समय महिंद्रा को यह भूत दिखाई दिया।
ही डिड नॉट माइंड हिज स्कोल्डिंग, और ईश्वरन को ज़रा भी बुरा नहीं लगा अपने मालिक का डांटना, एंड वॉज चीयरफुल नेक्स्ट डे, अगले दिन वह फिर उसके सामने हंसता हुआ आ गया। दस ईश्वरन वॉज अ ग्रेट एसेट टू महिंद्रा, ईश्वरन जो है महिंद्रा के लिए ग्रेट एसेट है। हम ये कह सकते हैं येस ही वॉज सुपरस्टिशियस। आप एक लाइन यहाँ जोड़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर येस या नो में आंसर पूछा है, तो यहाँ कह देंगे आप यस महिंद्रा, यस ईश्वरन वॉज सुपरस्टिशियस, कि वह बहुत ही अंधविश्वासी है। इसका और आइए, अ चाइल्ड लॉन्ग्स फॉर टॉयज, बच्चे को चाहिए खिलौने, मिठाइयाँ और दूसरी चीज़ें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने माता पिता को खोकर उसे ये चीज़ें नहीं चाहिए। कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी द लॉस्ट चिल्ड्रन चाइल्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। लॉस्ट चाइल्ड कहानी में से आपको लिखना है। देखिए, द पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ ब्यूटिफुल, बच्चे का और माता पिता का संबंध बहुत सुंदर होता है। द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज अबाउट अ चाइल्ड हु इज टेकन बाय हिज पेरेंट्स टू द स्प्रिंग फेस्टिवल। ये कहानी है उस खोए हुए बच्चे की जिसके माता पिता उसे बसंत के उत्सव में ले जाते हैं, मेले में ले जाते हैं। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्टॉल्स इन फेयर, और मेले में जो भी स्टॉल लगे हैं बच्चा उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू बाय समथिंग, वो अपने पेरेंट्स से कहता है मुझे कुछ खरीद दो। ही न्यू हिज फादर वुड गेट एंग्री एंड टेल हिम द लॉजिक फॉर नॉट परचेजिंग द थिंग्स। उसे पता है कि उसके पिता उसे डांटेंगे और तर्क भी देंगे कि इन चीज़ों को क्यों नहीं खरीदना, बट हिज पेरेंट्स प्रेजेंस इज इनफ टू मेक हिम फील सिक्योर एंड हैप्पी। लेकिन उसके माता पिता का होना ही उसके लिए सुरक्षित और खुशी का कारण था। चाहे वो उसे डांट रहे हैं, सामान नहीं लेके दे रहे, लेकिन उसके माता पिता का होना ही उसके लिए ज़रूरी है। व्हेन द चाइल्ड गेट्स लॉस्ट ही इज़ इनकंसोलेबल, जब बच्चा खो जाता है तो वह अधीर हो जाता है, उसे धैर्य नहीं बंधा पाता। ही इज़ फुल ऑफ फियर, वह डर से घिर जाता है। द फेयर हैज़ नो चार्म नो मीनिंग फॉर हिम, मेले का उसके लिए कोई चार्म नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अ मैन हु सेव्स हिम फ्रॉम द क्राउड ऑफर्स टू बाय हिम अ टॉय, और वो आदमी जो कि उसकी ज़िंदगी बचाता है, उसे बचाता है भीड़ से, वो उसे खिलौना, गुब्बारे, मिठाई देता है उसे खरीद कर। बट द चाइल्ड ओनली क्राइज फॉर हिज पेरेंट्स, लेकिन बच्चा सिर्फ अपने माता पिता के लिए रोता है। दिस शोज चाइल्ड लॉन्ग्स फॉर टॉयज, स्वीट्स एंड अदर थिंग, और ये दिखाता है कि बच्चे की जो इच्छा है खिलौना, मिठाई और दूसरी चीज़ लेने की, इच्छा तो ज़रूर है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने माता पिता को खोकर नहीं। ओके, यस नाउ माय डियर यंग व्यूवर्स, ये हुआ आपका जो अभी करंट पेपर आया था 1 अक्टूबर को जो पेपर आया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ। इसे प्रिपेयर कर लीजिए, और आपको अगर अभी आपका पेपर नहीं हुआ तो इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, तो इसीलिए प्रिपेयर कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड ऑल्सो प्लीज़ सेंड मी द कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मुझे पता है अच्छे से आप सब्सक्राइब करेंगे। ओके, नाउ अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।